नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक ब्रिज एंड कलवर्ट के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रिज हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ ब्रिज के, तो यह एक ऐसा सिविल निर्माण कार्य है जिसको बनाया इसलिए जाता है ताकि इसके नीचे चलने वाले रोड या ट्रेन के रास्ते को, रेलवेज़ को, या फिर कोई नदी, नाला या कोई नहर है, उसके ऊपर हम अपने यातायात के साधनों को आसानी से मूव करा सकें। मसलन इस चित्र से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से कोई नदी गुजर रही हो और ये यहाँ से हमारा कोई वाहन जाना चाह रहा हो, तो यह अगर पुल न बना हो तो यह एक अवरोध की तरह काम करेगा, यानी नदी एक अवरोधक की तरह काम करेगी। तो हमें एक ऐसा निर्माण कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि नदी में भी पानी आसानी से बह सके, बहता रहे लगातार निरंतरता के साथ, और साथ ही साथ जो हमारा रास्ता है यानी कि रोड है वह भी बंद न हो, उस पर भी हमारे वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी रह सके। तो इस निर्माण कार्य को करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा जो यातायात का साधन है वो सुचारू रूप से बड़े ही आराम से चलता रहे। यह पुल का निर्माण हम कई वर्षों से कर रहे हैं, हमें बहुत पहले से भी पुल का साक्ष्य मिलता है। जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है कि हमारे वाहनों के आवागमन में कोई अवरोध न आए, वहाँ पे हम इस तरीके के संरचना का निर्माण करते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ वाहनों के आवागमन के लिए ही नहीं होता है। मसलन कई ऐसे स्थानों पर पुल बनाए जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति पैदल या साइकिल से या अपने जानवरों के साथ भी एक छोर से दूसरी छोर पर जाता है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो दो पहाड़ी के बीच में, मसलन एक पहाड़ी यहाँ पे है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, अगर कोई गांव यहाँ पर और यहाँ पर A और B पर है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक तरीके का पुल बनाया जाता है। उसको हम आगे देखेंगे, केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाए जाते हैं। इस पे बहुत ही हल्के वाहन, मसलन आप साइकिल या मोटरसाइकिल से ही यात्रा कर पाते हैं। तो कुल अगर मैं समराइज़ करते हुए आपको बताऊं कि पुल की महत्ता क्या है, तो दो स्थान को जोड़ने का काम पुल करता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके बनाने के उद्देश्य के बारे में बिंदुवार चर्चा करें, तो यातायात को सुचारू रखने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। यह हमें सुविधा प्रदान करता है। दो स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। उसके साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये सहायक साबित होता है। मसलन दो ऐसे स्थान जो नदी के आर पार हों, उन दोनों में अगर व्यापार स्थापित करना हो, लोगों का आवागमन को सुनिश्चित करना हो, सांस्कृतिक तालमेल बनाए रखना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक बेहतरीन पुल का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से पहली तरफ आ सकें। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कहीं किसी दो स्थान को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास है ये बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी पुल बहुत ही मददगार साबित होता है, सहायक साबित होता है। मसलन अगर हम सपोज़ करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई नदी है, इस पे इन दोनों के आर पार, नदी के दोनों किनारों के इर्द गिर्द दो गांव है और ये एक ही थाने के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर पुल नहीं, इस जगह पे नदी के बीच में पुल का निर्माण नहीं किया गया है, तो जो थाना है, कहीं यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ से अगर यहाँ पे कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है इस जगह पे, तो पुलिस के आने में बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मसलन उन्हें नाव की मदद लेनी पड़ेगी, उन्हें मोटर बोट की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर पुल बना हुआ है तो उन्हें अपना वाहन जो वो थाने से लेकर के चलेंगे, पुलिस स्टेशन से लेकर के चलेंगे, उसी के माध्यम से वो बड़े ही आसानी से उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे। तो कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद आपातकालीन स्थिति में हमारे यहाँ जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं या फिर आर्मी पर्सनल हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए, उनके साजो सामान को पहुँचाने के लिए पुल का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए।
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पुल में अलग अलग टेक्निकल टर्म्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊंगा, ये जो ईंट से बना हुआ दिख रहा है इसको अबटमेंट बोलते हैं। आप ये सेक्शन 1 में हमने पॉइंट 1 से दिखाया है, ये सेक्शन दोनों तरफ जो है इसको अबटमेंट बोलते हैं। अबटमेंट का काम क्या है कि जो पुल पर ऊपर से आ रहे भार को यहाँ एक तो सीधे पृथ्वी पर सीधी रेखा में स्थानांतरित करना, साथ ही साथ जो क्षैतिज दिशा में जो बल लग रहा होगा उस पर भी यहाँ पर उस जो हमारा डेक है, यानी कि जो जिस पे वाहन या व्यक्ति मूव कर रहा है, चल रहा है, उसको सपोर्ट यानी आधार प्रदान करने का काम अबटमेंट करता है। इसके साथ ही साथ अबटमेंट यह भी काम करता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पुल के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो बल आ रहे होंगे उनको भी काउंटर बैलेंस करता है। मतलब कि यहाँ पे जो मिट्टी का दबाव आ रहा होगा उसको भी यह अबटमेंट रोकने का काम करता है। इसके बाद देख रहे हैं आप, जैसे ये स्पैन होता है, किसी भी दो आधार के बीच में जो हमारा पुल होता है, पुल की लंबाई होती है, उसको स्पैन कहते हैं। ये आपका, इसको आप पिलर बोल सकते हैं या पियर बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको विंग वॉल दिख रही है, इसका जब आप प्लान देखेंगे तो ये आपका विंग वॉल दिख रहा है। विंग वॉल का महत्व क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। विंग वॉल तो सबसे पहले जो इधर का लेटरल प्रेशर है अर्थ का, मतलब कि जो क्षैतिज दिशा में जो मिट्टी के वजह से जो हमारे पुल पे दबाव आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास विंग वॉल का एक अच्छा साधन होता है। उसके साथ ही साथ जैसे यहाँ से पानी का आवागमन होगा, मतलब पानी इधर से बह रहा होगा, तो उसकी वजह से मिट्टी में कटान होगी, मतलब मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। इरोज़न, उसको अगर हम टेक्निकली कहें तो उसको हम सॉइल इरोज़न की श्रेणी में रखते हैं। तो यह मिट्टी जो पुल के पास से न कट सके, मतलब यहाँ पर जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो कट करके पानी के साथ बह न जाए, इसको रोकने के लिए हमारे पास विंग वॉल का प्रावधान होता है। इसके बाद आप देखिए, किसी भी समय में जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक पानी किसी पुल के नीचे बहता हो या किसी नदी में आता हो, उसको HFL यानी कि हाई फ्लड लेवल बोलते हैं। और ये मसलन कब होगा, ये होगा आपका बारिश के सीज़न में। और जब आपका गर्मी का सीज़न होगा तो उस दौरान क्या होगा, सबसे निचला स्तर जो पानी का होता है उसको बोलते हैं लो वाटर लेवल, LWL। तो इन दोनों को भी ध्यान में रख कर के पुल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जब भी बारिश का सीज़न हो तो बारिश का पानी हमारे डेक के ऊपर से न बहे, क्योंकि अगर डेक के ऊपर से बहेगा हम अगर नदी या नाले का पानी, तो हमारे लिए एक असुविधा का कारण होगा। वो एक उसको इस्तेमाल करने वालों के मन में एक भय जागृत करता है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्रन की, एप्रन यहाँ पे नीचे बनाया जाता है ताकि मिट्टी का जो कटान है वो इसके जो पृथ्वी जो हमारे पुल के नीचे की सतह है, लगभग ये आपके अबटमेंट और पियर्स के नज़दीक में जो मिट्टी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एप्रन की श्रेणी में हम रखते हैं। इसका काम ये है कि मिट्टी की तलहटी, नदी की तलहटी से भी मिट्टी का कटान को रोका जा सके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको डेक बोलते हैं, मतलब जिस पे आप अपने वाहन के साथ चल सकें या पैदल भी चल सके, साइकिल स्कूटर के साथ चल सके, उसको हम डेक की श्रेणी में रखते हैं। ये आपका रेलिंग है। रेलिंग का काम क्या होता है कि जब भी आप इस पे मूव कर रहे हो तो आपको एक मानसिक रूप से आश्वस्तता वो प्रदान करे कि आप नदी में नहीं गिरेंगे। ये आपको एक हद तक इससे भी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद अगर मैं आपको अप्रोच की बात करूं तो अप्रोच क्या होता है, अगर मैं आप देखिए, ये अगर कोई नदी है, इस तरीके से पुल काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, रोड का लेवल यहाँ पे है, तो इस रोड के लेवल से पुल तक पहुँचने के लिए जो हम मिट्टी यहाँ पे फिल करके अर्थ फिलिंग से जो निर्माण करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर, या रोड में जो हम उसके लेवल में अंतर पैदा करते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस करते हैं, उसको हम अप्रोच की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से मोटे मोटे हम लोगों ने देखा कि पुल में अलग अलग कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि पुल को किस जगह पर निर्मित किया जाना चाहिए,
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पुल हम किसी ऐसे स्थान पे ही निर्माण करेंगे जहाँ पे उसकी आवश्यकता हो। मसलन नीचे से कोई रेलवे ट्रैक गुजर रही हो या कोई हाईवे गुजर रहा हो या कोई नदी या नाला हो, वहीं पे हम पुल का निर्माण करेंगे। लेकिन हम उस एग्जैक्ट लोकेशन, देखिए जैसे अगर ये रेलवे ट्रैक है, ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे हमें पुल का निर्माण करने का विकल्प हमारे पास मौजूद हो, लेकिन हम कौन सा स्थान चुनें जहाँ पर हमें इसका निर्माण करना हो। अगर हम दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं, कोई नदी का उदाहरण ले लेते हैं, जो नदी इस तरीके से है, तो अब इसमें कई सारे बिंदु हो सकते हैं जहाँ पे हम पुल का निर्माण करें, लेकिन इन सभी में से हम कौन सा ऐसा स्थान का चुनाव करेंगे जहाँ पे पुल का निर्माण करना है, वो हम कुछ इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे निर्माण स्थल पर नदी या नाले का बहाव सीधा हो, मतलब उसमें घुमाव न हो। यहाँ पर जैसे मैंने जो ये चित्र बनाया है, आप देखिए इन दोनों जगहों पे ए और बी दोनों जगहों पे नदी के बहाव में एक टर्न है, एक घुमाव है। तो हम यहाँ पर पुल कभी नहीं बनाने का विचार करेंगे, क्योंकि नदी यहाँ पर हमेशा यहाँ इस जगह पे इरोजन करने का प्रयास करेगी। तो हम ऐसे स्थान का चुनाव करेंगे जहाँ पे बहाव लगभग सीधा हो। मतलब यह दोनों स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, परफेक्ट नहीं है। ये जो पॉइंट सी है, यही हमारे लिए सही स्थान है पुल निर्माण के लिए। तो इन चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, निर्माण स्थल पे मृदा की धारण सामर्थ्य अच्छी हो। हम ऐसे सेक्शन का, ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहाँ पे मिट्टी की जो धारण सामर्थ्य है, बेरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी हो। उसके बाद इस बात को ही हम ध्यान देंगे कि नदी की चौड़ाई या नाले की चौड़ाई उस पर्टिकुलर स्थान पर कम हो, क्योंकि अगर कम रहेगा तो हमें स्पैन की लंबाई कम रखेंगे, और फिर अगर हम स्पैन की लंबाई कम रखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सुविधा हो जाएगा। मसलन आपका खर्च कम लगेगा, लेबर कम लगेगा। तो इस तरीके से हम इसका भी चुनाव करते हैं। इसके बाद पुल निर्माण में सड़क जो होनी चाहिए, सड़क का जो मूल रास्ता है उसके बेहद समीप हो। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर दे देता हूँ। मसलन ये कोई हमारे पास नदी है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने इस सेक्शन का चुनाव किया जो सूटेबल है, या इस सेक्शन का चुनाव किया जो हमारे लिए पुल निर्माण के लिए बेहतर है। अब देखिए, जो हमारी मूल सड़क है वो यहाँ पर है। अगर मैं मूल सड़क से आपको बताऊं कि ए की दूरी कम है, लेस है, अगर ये x है और ये दूरी y है, अगर x इज़ लेस देन y है, यानी कि स्टेशन A जो है, यानी जो आपका स्थान A है, वो सड़क के मूल ओरिएंटेशन से नज़दीक है, तो हम इसी का चुनाव करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमें देखिए सड़क को मोड़ करके यहाँ पुल तक आने के लिए एक रास्ते का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें फिर से भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, आपको विस्थापन के लिए खर्च देना पड़ेगा। फिर अगर लंबा रास्ता रहा तो रास्ते के ही निर्माण में आपको बहुत सारा धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम ऐसा चुनाव करते हैं जहाँ पर कि जो सड़क का मूल ओरिएंटेशन है, मूल अलाइनमेंट है, उससे नज़दीक हो हमारे पुल निर्माण की साइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिज में हम कौन कौन से फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, इसमें किन किन बातों को हम विशेष ध्यान में रखते हैं। देखिए, फाउंडेशन का काम तो सबसे पहले यही है कि पुल पे आने वाले कुल भार को सुरक्षित रूप से मृदा पर स्थानांतरित कर देना। ये हम लोगों ने पहले फाउंडेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़ रखा है। अब इसके लिए पुल निर्माण के लिए हमारे पास एक IRC 78/2014 है, एक कोड है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये बहुत ही विस्तृत रूप से पुल निर्माण और उसके फाउंडेशन के बारे में चर्चा करता है। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि एक बार इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इसका जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में ही बहुत बेहतरीन विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा की गई है। और पुल को स्थिर आधार प्रदान करने के लिए हमें सही स्थान का चुनाव करना होता है, यानी कि फाउंडेशन जो हम बनाएं वो ऐसे स्थान पर बनाएं जो हमारे पुल निर्माण के लिए बेहद सूटेबल हो, काफ़ी सरल हो। अगर मैं बात करूं कि किन किन तरह के हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले हम स्प्रेड फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। अगर पुल पे कुल वजन अगर कम आ रहा हो, ट्रैफिक लोड बहुत कम है, तो हमें स्प्रेड फाउंडेशन का चुनाव करने की आज़ादी मिल जाती है। स्प्रेड फाउंडेशन में क्या करते हैं, हम ओपन गड्ढा खोदते हैं और उसमें हम अपना फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से फाउंडेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पाइल फाउंडेशन ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा लोड आ रहा हो, ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा हो, वज़न ज़्यादा सहने की ज़रूरत पड़ रही हो, वहाँ पर हम
पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। और कैजन फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन का निर्माण हम नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज या स्टेट हाईवेज के लिए करते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा लोड आता हो, जिस पे मालवाहक ट्रक भी गुजरते हों, जिस पे बसें भी गुजरती हों, बहुत द्रुत गति से चलती हुई बसें गुजरती हों, तो वहाँ पर जो भार है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हमें कैजन का ही निर्माण करने की बाध्यता होती है। आगे बढ़ते हैं और कॉफर डैम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉफर डैम के बारे में अगर मैं कहूँ सरलता से, तो ये एक तरीके का बैरिकेडिंग होता है। और ये बैरिकेडिंग क्यों की जाती है? ताकि पुल का निर्माण करते समय जहाँ जहाँ भी हमें पुल की फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता हो, वहाँ पर वर्कर्स के काम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल सके, वहाँ पर पानी न हो, उन्हें किसी प्रकार का भय न हो, और जो भी वो निर्माण की प्रक्रिया अपनाएं उसको स्थिर होने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। तो इसलिए हम कॉफर डैम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक पहले तो अस्थाई निर्माण होता है, ये परमानेंट निर्माण बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही हमारा पुल बन के ख़त्म होता है, हम ये कॉफर डैम को तोड़ देते हैं या इसको हटा लेते हैं। इसका काम क्या है? पुल के, अगर हम ब्रिजेस की बात कर रहे हैं जो नदियों में बना है, तो पुल के जो फाउंडेशन का निर्माण जहाँ पे हो रहा है वहाँ से पानी को हटा लेने के लिए किया जाता है। इस चित्र से आप देख सकते हैं, देखिए ये एक नदी है जहाँ पे पुल का निर्माण किया जा रहा होगा, यहाँ पर फाउंडेशन बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे मशीनरी, लेबर सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नदी में पानी खूब सारा है। तो ये बाउंड्री के वॉल क्या कर रही है, कॉफर डैम क्या कर रहा है, ये जो यहाँ नदी में बह रहा पानी है उसको इस साइट तक जहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है वहाँ तक पहुँचने से रोक रहा है। कॉफर डैम का मुख्य काम यही है। अब देखिए, ये इससे सुगमता बढ़ जाती है जहाँ पे कार्यस्थल होता है। इसको बनाते समय, जो इसका चुनाव करते समय, हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, चूँकि ये अस्थाई स्ट्रक्चर है, अस्थाई निर्माण है जिसे बाद में तोड़ा जाना है, तो इसके बनाने में जो लागत है वो कम आए तो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि अगर कॉफर डैम जो कि एक अस्थाई निर्माण है, उसके ही निर्माण में अगर हमने बहुत ज़्यादा धन खर्च कर दिया तो ओवरऑल जो हमारे ब्रिज का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल का चुनाव करते हैं जिसकी लागत कम हो। और कॉफर डैम की ऊंचाई कितनी हम रखते हैं? कुछ जो कॉफर डैम हम बनाते हैं वो हाई फ्लड लेवल, यानी कि नदी में जो अब तक का सबसे ऊंचा जल स्तर रहा है उससे ऊंचा ही रखते हैं, क्योंकि ये निर्माण कार्य हो सकता है कि 7-8 महीने तक चले। हमने सर्दी में शुरू किया था निर्माण कार्य, और करते करते अब बारिश का सीज़न आ गया, तो उस समय क्या होगा, नदी में जो हाई फ्लड लेवल, मतलब जो लेवल है नदी का, जल स्तर है, वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। तो ये पानी वापस से ऊपर से हमारे निर्माण स्थल में न घुस जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो इसकी ऊंचाई है वो हम हाई फ्लड लेवल से हमेशा ज़्यादा रखते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिजेस कितने प्रकार के हमारे पास हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो सबसे सस्ता और सबसे कह लीजिए कम महत्वपूर्ण जो ब्रिज है वो टिम्बर ब्रिज है। टिम्बर ब्रिज कहाँ बनाया जाता है? अगर कोई दो गांव है या दो कस्बे हैं जिनके बीच में एक पतला सा नाला बहता हो, ये इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए किसी अन्य स्थान पर एक पक्का पुल बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि दूरी को कम करने के लिए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो मतलब दो जगह का नाम मैंने ए बी रख दिया, इन दोनों जगहों पर रहने वाले लोग अगर ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमारे पास एक शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए जहाँ से हम पैदल आवागमन कर सकें या फिर अपने साइकिल से आ जा सकें, तो वहाँ पर ये पुल का निर्माण किया जाता है, टिम्बर ब्रिज का निर्माण किया जाता है। इसमें लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, लकड़ी के ही पियर्स हैं ये, और इसी के बैटन्स लगाए जाते हैं, ब्रेसेस लगाए जाते हैं, ताकि ये सभी के बीच की जो दूरी है, मसलन ये दूरी जो हम निर्माण करते समय जो चुनाव किए हैं, ये दूरी क्या हो, स्थिर रहे, वो बढ़े या घटे नहीं। इसलिए हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेजेस हैं लगे हुए। और ये क्या है, हमारा डेक है। डेक बनाने में 2-3 तरह के मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कम महत्वपूर्ण पुल है, बहुत ही कम आवागमन उस पर होना है, तो वहाँ पर हम चुनाव करते हैं प्लाईवुड का, हार्ड प्लाईवुड हो या लकड़ी के फट्टों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेकिन और अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम मेटल शीट यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट जीआई होगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा, जो मोटे गेज का आएगा, या फिर हम नॉर्मल आयरन की शीट का भी इस्तेमाल, स्टील की शीट का भी इस्तेमाल करते हैं जो 6 mm मोटी हो या फिर उससे भी कम 4 mm मोटी शीट का भी इस्तेमाल हम करके इसका जो डेक है उसका निर्माण हम करते हैं। तो आप समझ पाए कि टिम्बर ब्रिज बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, इसका भार सहन करने की क्षमता बहुत कम है, इसका जो लाइफ स्पैन है वह भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये लकड़ियों से बना है। लकड़ियों के साथ एक दिक्कत है कि अगर वो पानी में या वेदरिंग यानी कि बारिश में और धूप में अगर वो खुले में पड़ी रहेंगी तो उनमें खराबी आ सकती है, वो लकड़ियाँ सड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती है, इसलिए इसका जो उम्र है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेसनरी ब्रिज के बारे में बात करते हैं। जो मेसनरी ब्रिज था, ये जो पुराने पुल बने हुए हैं मतलब आज़ादी के आसपास के या उससे भी पहले के, जिस समय आरसीसी यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था, उस समय अमूमन सारे ही पुल आपके मेसनरी ब्रिजेस के रूप में आपको दिखते हैं। इसमें डांट का इस्तेमाल किया जाता है, डांट मतलब आर्चेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं यह एक आर्च की तरह है। यहाँ पे जो अबटमेंट होता है वो आपका मेसनरी यानी कि चिनाई से बनाया जाता है, जिसमें पहले तो लाइम मोर्टार का इस्तेमाल होता था, अब वहाँ पे सीमेंट मोर्टार का भी इस्तेमाल हम कर पाते हैं। अब देखिए जो डेक पे यानी कि इस पे जो वज़न आ रहा होगा वो इस तरीके से नीचे जाएगा, बट आर्च में जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है यानी कि जो बल को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है, जब उस पर हम फोकस करेंगे तो इस पे जहाँ भी बल आ रहा होगा, फोर्स आ रहा होगा ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से, वह नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो अबटमेंट है इसको रिएक्शन ऊपर की तरफ देगा और साथ ही साथ यह एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देता है, क्षैतिज रिएक्शन भी देता है, जिसे यह अबटमेंट काउंटर बैलेंस करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेसनरी से ही विंग वॉल बनाई गई है, जिससे कि आपका इरोज़न का काम और इरोज़न होने से बचाया जा सके। बात करते हैं स्टील ब्रिजेस की। देखिए स्टील ब्रिज की एक बहुत ही ख़ास बात है कि इस पर डायनेमिक लोड लगाया जा सकता है, यानी कि तेज़ी से चलती हुई ट्रेन गुजर सकती है, बस गुजर सकती है। इसलिए जितने भी रेलवे के ब्रिजेस बनाए जाते हैं वो अमूमन स्टील ब्रिज होते हैं। स्टील ब्रिज में क्या होता है, ट्रस का निर्माण होता है, स्टील के अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ा जाता है और कोशिश ये होती है कि उसको रेविटिंग के माध्यम से जोड़ा जाए। तो ये इस्पात के बने होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन ठीक ठाक होती है, बढ़िया होती है, बस इसमें एक मेंटेनेंस का खर्चा एडिशनल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए उसमें पेंटिंग करनी पड़ती है और समय समय पे इनके रिविट्स को बदलना पड़ता है जो कट जाते हैं या बियरिंग में फेल होते रहते हैं। तो स्टील ब्रिजेस का निर्माण आप समझ सकते हैं कि रेलवे पुल के लिए ज़्यादा किया जाता है। और इसी स्टील ब्रिज की श्रेणी में आता है केबल सस्पेंशन ब्रिज। केबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ किस तरह से काम करता है, दो सिरों पर अगर हम इस तरीके से एक टावर की तरह अपना पिलर खड़ा कर दें तो यहाँ पर ये केबल इस तरीके से, जिसका बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, उसको बांध देते हैं और इससे जोड़ करके एक डेक का निर्माण हम करते हैं जिस पे आवागमन सुनिश्चित हो पाता है। मतलब व्हीकल्स आपका कहाँ चलेगा, इस डेक पे चलेगा, आपका जो वाहन है वो इस डेक पे चलेगा। आपको पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता समझ में आएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि दो अलग अलग पहाड़ के बीच में जो वैलीज़ होती हैं उनको भरने के लिए, उनके बीच में सुगम रास्ता बनाने के लिए हम केबल सस्पेंशन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और आज के समय की अगर मैं बात करूं तो आरसीसी ब्रिज बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। इसमें आरसीसी के पिलर्स बनाए जाते हैं और आरसीसी की ही स्लैब पे हमारा जो डेक है वो आरसीसी की ही स्लैब का होता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन ब्रिज का करूं स्पैन की वजह से तो कलवर्ट 6 मीटर का होता है, माइनर ब्रिज 6 से 30 और मेजर ब्रिज 30 मीटर से ज़्यादा का होता है। कलवर्ट की बात करूं मैं तो 6 मीटर से जो छोटा होता है उसको कलवर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। अगर मैं कलवर्ट के प्रकार की बात करूं तो स्लैब कलवर्ट क्या होता है, मेसनरी अबटमेंट पे जो आरसीसी का स्लैब रखा होता है उसको हम स्लैब कलवर्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम पुलिया भी कह लेते हैं। स्लैब कलवर्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास पुलिया है वो पाइप कलवर्ट है, जिसमें एक आरसीसी की यूम पाइप होती है। उसको हम रास्ते के बीच में जहाँ पर भी पानी को
एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना हो वहाँ पे पुलिया डाल देते हैं, उसके ऊपर हम आसानी से अपना पुल का सड़क का निर्माण कर देते हैं। वो पाइप कलवर्ट की श्रेणी में होता है। बॉक्स कलवर्ट की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स कलवर्ट ऐसे जगह पे बनाया जाता है जहां पे मृदा की धारण क्षमता बहुत ही कम हो। पुलिया एक तो कम भार सहन करने के लिए होती है, छोटे रास्ते यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है और विलेज रोड्स पे बनाई जाती है जहाँ पे स्पैन छोटा होता है। बॉक्स कलवर्ट में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं आरसीसी का प्री कास्ट बॉक्स की तरह है ये। इसको निर्माण की साइट पे ले जाते हैं, क्रेन की मदद से रख देते हैं और फिर इसके ऊपर सड़क का निर्माण हम आसानी से कर देते हैं। तो यह क्या है कि नीचे अगर मृदा की धारण सामर्थ्य कम है फिर भी यह पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है, यानी कि ये हर जगह हर बिंदु पे यह बल नीचे पृथ्वी पर लगा रहा होता है, इसलिए बॉक्स कलवर्ट की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। अगर कोई हम हाईवे भी बना रहे हैं और वहाँ पर नीचे गुजरने वाले नाले की चौड़ाई कम है, 6 मीटर से कम है, तो वहाँ पर भी हम बॉक्स कलवर्ट का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं पूरा समराइज़ करूं कि आज के प्रशिक्षण में हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, तो मैं आपसे कह पाऊंगा कि हमने सबसे पहले ब्रिज के बारे में जाना कि पुल की महत्ता क्या है, उसके निर्माण साइट के बारे में जाना कि हम साइट का चुनाव कैसे करते हैं, किन बिंदुओं पे विशेष ध्यान रखते हैं। फिर हमने देखा कि फाउंडेशन, ब्रिज के लिए फाउंडेशन हम कौन कौन सा निर्मित करते हैं। मसलन हमने स्प्रेड फाउंडेशन के बारे में बात की, हमने बात की पाइल फाउंडेशन की, और अंत में हमने कैजन फाउंडेशन के बारे में बात किया। फिर हमने टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में चर्चा किया। टाइप्स ऑफ ब्रिज में जो सबसे पहले इस्तेमाल होता था वो टिम्बर ब्रिज था, यानी कि लकड़ी से बना हुआ पुल था। उसके बाद हमने देखा मैसनरी ब्रिजेस जिसमें ईंट या पत्थर की चिनाई से बना हुआ पुल था। उसके बाद हमने स्टील ब्रिजेस के बारे में चर्चा किया और फिर हमने बात की ये आरसीसी ब्रिजेस की। आरसीसी ब्रिज आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। बड़े निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर हाईवे बन रहा हो, एक्सप्रेसवे बन रहा हो, तो वहाँ पर इसको हम आरसीसी ब्रिज ही निर्मित करते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा भार सहन करने की जिसकी क्षमता होती है। उसके बाद हमने कलवर्ट के बारे में बात किया। कलवर्ट यानी जिसे हम पुलिया भी बोलते हैं। अगर हमारे पास नाले की चौड़ाई 6 मीटर से कम है तो हम उस पुल को पुलिया की श्रेणी में रखते हैं। पुलिया पे अगर हम फोकस कर रहे थे तो हमने देखा कि सबसे पहले हम आरसीसी स्लैब कलवर्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ह्यूम पाइप, यानी कि एक बड़े डायमीटर की आरसीसी की बनी हुई पाइप को हम नाले में डाल देते हैं और उसके ऊपर से हम रास्ता बना लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए। फिर हमने बॉक्स कलवर्ट की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा किया, जिसका इस्तेमाल ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर मृदा की धारण सामर्थ्य कम हो। बॉक्स कलवर्ट के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो बाकी कलवर्ट की विधियाँ थी उसमें बॉक्स कलवर्ट सबसे बेहतर था। इस पूरे पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने नीमी द्वारा बनाई गई ई बुक्स का इस्तेमाल किया है और जस्टो एंड खन्ना की हाईवे इंजीनियरिंग की किताब से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आज का ये पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।